गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो बेटा सभी। तो बेटा 11th बायोलॉजी जो है उसमें हमने 16वां चैप्टर कर लिया था, पाचन व अवशोषण। अब अपना 17वां चैप्टर है श्वसन व गैसों का विनिमय। कौन सा बेटा? श्वसन व गैसों का विनिमय। तो बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं श्वसन की, कि श्वसन जो है किसे कहा जाता है, श्वसन क्या है। देखिए बेटा, श्वसन वह जैविक क्रिया होती है, श्वसन वह जैविक क्रिया है जिसमें भोज्य पदार्थ जो है उनका ऑक्सीकरण होता है। भोज्य पदार्थ जो है इनका ऑक्सीकरण होता है, जिससे CO2 बनता है, जल बनता है और ऊर्जा मुक्त होती है। श्वसन वह जैविक क्रिया है जिसमें भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, जिससे CO2 बनेगी, जल बनेगा और ऊर्जा मुक्त होती है। वो क्रिया क्या कहलाती है बेटा? श्वसन कहलाती है। देखिए बेटा, हम दैनिक जीवन में जो भी कार्य करते हैं उस कार्य करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और वो ऊर्जा हमें भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से ही प्राप्त होती है। तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। ठीक है बेटा। अब श्वसन जो है ये दो प्रकार का होता है। श्वसन जो है ये दो प्रकार का है, जिसमें हम पहला लेते हैं बाह्य श्वसन। बाह्य श्वसन, देखिए बेटा, बाह्य श्वसन में क्या होता है कि कोई भी जीव जो है ये वायुमंडल जो है उससे ऑक्सीजन ग्रहण करता है। वायुमंडल से क्या करेगा? ऑक्सीजन ग्रहण करेगा, और CO2 जो है उसको वायुमंडल में मुक्त करता है। बाह्य श्वसन में क्या हो रहा है कि जीव वायुमंडल से ऑक्सीजन लेता है अपने अंदर और CO2 को पुनः वायुमंडल में छोड़ता है। वो जो श्वसन है वो कहलाएगा बाह्य श्वसन। ठीक है बेटा। दूसरा आता है इसमें आंतरिक श्वसन। आंतरिक श्वसन, देखिए बेटा, आंतरिक श्वसन जो होता है जिसमें हमने ऑक्सीजन जो ग्रहण की है, जो वायुमंडल से ऑक्सीजन हमने ग्रहण की थी, इस ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो भोज्य पदार्थ है उन भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होगा, CO2 बनेगी, जल बनेगा और एनर्जी यानी ऊर्जा मुक्त होती है, और इस CO2 को फिर वायुमंडल से शरीर के द्वारा वायुमंडल में उत्सर्जित कर दिया जाएगा। तो आंतरिक जो श्वसन है वो हमारे शरीर के अंदर की जो कोशिकाएं हैं उनमें होता है, जिसमें O2 की उपस्थिति में भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होगा, जिससे CO2 बनेगी, जल बनेगा और एनर्जी निकलती है। तो ये हो गया दो प्रकार का श्वसन, बाह्य श्वसन बेटा, और दूसरा कौन सा हो गया बेटा? आंतरिक श्वसन। अब देखिए बेटा, आंतरिक श्वसन जो है ये फिर दो प्रकार का होता है। आंतरिक श्वसन, एक तो होता है ऑक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन, आंतरिक श्वसन दो प्रकार का हो गया, ऑक्सी श्वसन, और दूसरा हो गया अनोक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन और दूसरा कौन सा हो गया बेटा? अनोक्सी श्वसन। देखो बेटा, नाम से ही पता लग रहा है ऑक्सी श्वसन। यह आंतरिक श्वसन जो है ये O2 की उपस्थिति में होता है, O2 की उपस्थिति में होगा, जिससे CO2 बनेगी और अधिक मात्रा जो है उसमें ऊर्जा मुक्त होती है। ऑक्सी श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जब भोजन का ऑक्सीकरण होगा तो उससे CO2 बनेगी और अधिक मात्रा में ऊर्जा जो है ये मुक्त होती है। ठीक है बेटा। अनोक्सी श्वसन जो है ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है,
ऑक्सीजन जो है उसकी अनुपस्थिति में होगा, और ऑक्सीजन की जब अनुपस्थिति में होता है तो इसमें कम मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। इसमें कम मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है क्योंकि ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, और ऑक्सीजन की जब अनुपस्थिति में होगा तो भोज्य पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है, और पूर्ण ऑक्सीकरण न होने के कारण कम मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है बेटा, तो हमने क्या पढ़ा, एक तो शोषण पढ़ा कि भाई शोषण किसे कहेंगे या शोषण किसे कहते हैं। तो वह जैविक क्रिया जिसमें भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, जिससे CO2 बनती है, जल बनता है और ऊर्जा मुक्त होती है। यह शोषण दो प्रकार का है। बाह्य शोषण जिसमें हम वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और CO2 को वायुमंडल में छोड़ते हैं। आंतरिक शोषण जिसमें शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होगा, जिससे CO2 बनेगी, जल बनेगा और ऊर्जा निकलेगी। आंतरिक शोषण फिर दो प्रकार का है। ऑक्सीशोषण जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, भोज्य पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण होगा, जिससे अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होगी। जबकि अनोक्सीशोषण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा और अनुपस्थिति में भोज्य पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण न होने के कारण कम मात्रा में ऊर्जा निकलती है। ठीक है बेटा, तो ये हो गया शोषण और शोषण के प्रकार। ठीक है बेटा, अब अगला टॉपिक लेते हैं कि जीवों में कौन कौन से श्वसन अंग पाए जाते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो विभिन्न जीव हैं उनमें कौन कौन से श्वसन अंग पाए जाते हैं और वो किस प्रकार श्वसन की क्रिया करते हैं, ये देखते हैं हम। सबसे बेटा पहले तो टॉपिक है अपना श्वसन अंग, कि जीवों में कौन कौन से श्वसन अंग जो है पाए जाते हैं। श्वसन अंग, तो बेटा हम सबसे पहले बात करते हैं स्पंज की। पढ़ा होगा पोरीफेरा के जो सदस्य हैं उन्हें स्पंज कहा जाता है। उसके अलावा सिलिंट्रेटा, सिलिंट्रेटा के जो प्राणी हैं वो, और चपटे कृमि, चपटे कृमि होते हैं जो प्लेटीहेल्मिन्थेस में आने वाले जीव हैं। स्पंज, सिलिंट्रेटा और चपटे कृमि, इनमें श्वसन की क्रिया इनकी बाह्य सतह के द्वारा होती है। इनमें जो श्वसन है वो कहां से होता है, बाह्य सतह के द्वारा होता है। और वो विधि कौन सी है, विसरण विधि के द्वारा इनमें श्वसन होता है, और वो किससे होता है, बाह्य सतह से होता है। किन में होता है, स्पंज में, सिलिंट्रेटा में और चपटे कृमियों में बाह्य सतह के द्वारा श्वसन की क्रिया होती है, और ये श्वसन विसरण विधि के द्वारा होता है। ठीक है बेटा, नंबर 2 पर लेते हैं कि आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के जो प्राणी हैं जिसमें कीट आते हैं, आर्थ्रोपोडा के प्राणी जो हैं इनमें श्वसन के लिए श्वसन नलिकाएं पाई जाती हैं। श्वसन के लिए क्या मिलती है बेटा, श्वसन नलिकाएं पाई जाती हैं इनमें आर्थ्रोपोडा में श्वसन के लिए श्वसन नलिकाएं उपस्थित होती हैं। नंबर 3 पर देखते हैं कि जलीय आर्थ्रोपोडा, जलीय आर्थ्रोपोडा के जीव, मोलस्का, मोलस्का के जीव और मछली जो है उनमें श्वसन की क्रिया क्लोम के द्वारा होती है। ये सभी आपने पढ़े हुए हैं कि आर्थ्रोपोडा पढ़ा हुआ है, मोलस्का जो है ये पढ़ा है, और मछली जो है पिसीज ये पढ़ी हुई है।
इनमें श्वसन की क्रिया किसके द्वारा होती है? क्लोम के द्वारा होती है। ठीक है बेटा। नंबर 4 पर लेते हैं स्थलीय प्राणी। ये जलीय प्राणी थे, अब दूसरे लेते हैं स्थलीय प्राणी। अब स्थलीय प्राणी कौन कौन से हैं भाई? जैसे सरीसर्प है, सरीसर्प होते हैं रेप्टाइल्स। उसके अलावा एवीज है, और स्तनी जो प्राणी होते हैं उनमें श्वसन की क्रिया फेफड़ों के द्वारा होती है। इनमें श्वसन की क्रिया किसके द्वारा होती है बेटा? फेफड़ों के द्वारा होती है। किनमें? स्थलीय प्राणियों में, जिसमें सरीसृप आते हैं, एवीज आते हैं और स्तनी आते हैं। उनमें श्वसन की क्रिया जो है वो फेफड़ों के द्वारा होती है। ठीक है बेटा। उसके अलावा नंबर हम 5 पर लेते हैं मेंढक। देखिए मेंढक उभयचर है, इनमें जो श्वसन की क्रिया है ये बाह्य सतह के द्वारा भी होती है। ये अपनी बाह्य जो नम सतह होती है उसके द्वारा भी श्वसन कर लेते हैं। ये फेफड़े जो हैं उनके द्वारा भी श्वसन कर लेते हैं, और ये गिल्स जो है उनके द्वारा भी श्वसन करते हैं। कौन? मेंढक बाह्य सतह के द्वारा, फेफड़ों के द्वारा और गिल्स के द्वारा श्वसन करते हैं। तो ये है जीवों में पाए जाने वाले श्वसन अंग। स्पंज, सिलेंट्रेटा, चपटे कृमि बाह्य सतह से श्वसन करते हैं। आर्थ्रोपोडा में श्वसन नलिकाएं पाई जाती हैं। जलीय आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और मछली जो हैं उनमें क्लोम पाए जाते हैं या गिल्स पाए जाते हैं। स्थलीय जो प्राणी हैं जैसे सरीसृप हैं, एवीज हैं, स्तनी हैं, इनमें फेफड़ों के द्वारा श्वसन होता है। और मेंढक जो है ये अपनी बाह्य सतह से भी श्वसन कर लेता है, फेफड़ों से भी श्वसन करता है और गिल्स के द्वारा भी श्वसन की क्रिया करता है। ठीक है बेटा। तो ये हो गए जीवों में पाए जाने वाले अंग। अब जो है हम बात करते हैं कि मानव जो है इसमें श्वसन किस प्रकार का होता है, कौन से अंग जो है मानव में श्वसन के लिए जो है जिम्मेदार होते हैं या श्वसन में काम आते हैं, यानी मानव का जो श्वसन तंत्र है वो हम पढ़ेंगे। तो अगला अपना टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट भी है, मानव में श्वसन तंत्र। मानव में श्वसन तंत्र ये अपना टॉपिक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और ये हमने मानव का जो श्वसन तंत्र है उसका डायग्राम बना रखा है कि मानव के श्वसन तंत्र में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं। ठीक है बेटा। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं नंबर 1 जो मानव के श्वसन तंत्र में भाग लेता है, नासाद्वार। नासाद्वार व नासा कक्ष। नासाद्वार व नासा कक्ष ये पहला भाग है जो मानव के श्वसन तंत्र में भाग लेता है, नासाद्वार व नासा कक्ष। देखिए बेटा मानव जो होता है उसका जो ऊपरी होठ होता है, इस ऊपरी होठ के ऊपर एक जोड़ी नासा छिद्र या नासा द्वार पाई जाती हैं। ऊपरी होठ के ऊपर एक जोड़ी नासा द्वार या नासा छिद्र जो है ये पाई जाती है, नासा छिद्र उपस्थित होते हैं। और ये नासा छिद्र जो हैं ये नासा कक्ष में खुलते हैं। नासा छिद्र जो है ये एक विशेष कक्ष में खुलते हैं जिसे नासा कक्ष कहा जाता है, यानी छिद्रों के अंदर वाला जो भाग है वो नासा कक्ष कहलाता है। ठीक है बेटा। नासा कक्ष में दो चीजें उपस्थित होती हैं, एक तो रोम उपस्थित होते हैं और एक श्लेष्म, ये नासा कक्ष में उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं बेटा? रोम और श्लेष्म हमारे नासा कक्ष जो है इसके अंदर पाए जाते हैं। इनका कार्य क्या होता है कि श्वास के साथ
जो धूल के कण जाते हैं या कोई कीटाणु हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो उसको रोकने का कार्य करते हैं। जो रोम और श्लेष्म है ये क्या करते हैं कि श्वास के साथ जो धूल के कण, मिट्टी के कण जाते हैं या कोई कीटाणु जो है वो नासा कक्ष में प्रवेश करता है तो उसे रोकने का कार्य करते हैं। साथ में ये जो वायु है उसको नम बनाने का कार्य भी करते हैं। जो श्लेष्म इसमें उपस्थित होता है ये वायु को क्या बना देता है, नम बना देता है, जिससे श्वसन की क्रिया सरल हो जाती है। तो नासा कक्ष में रोम और श्लेष्म का कार्य क्या हो गया भाई, धूल के जो कण हैं, कीटाणु हैं, उनको रोकना और वायु जो है उसको नम बनाना। ठीक है बेटा, ये हो गया अपना नासा द्वार व नासा कक्ष। ये नासा द्वार हो गए अपने। नंबर 2 पर लेते हैं हम ग्रसनी। देखिए बेटा, ग्रसनी जो है ये एक सम्मिलित प्रकोष्ठ होता है। सम्मिलित प्रकोष्ठ होता है, एक सम्मिलित प्रकोष्ठ है जो पाचन में भी सहायता करता है और श्वसन में भी सहायता करता है। ग्रसनी जो है, ये वाला जो भाग है ग्रसनी है, ये सम्मिलित प्रकोष्ठ है जो श्वसन में भी सहायता कर रहा है और पाचन में भी सहायता कर रहा है। और यही कारण है कि हम मुख के द्वारा भी सांस ले सकते हैं, क्योंकि एक स्थिति में ये दोनों एक जगह जाकर आपस में मिल जाते हैं। तो ये सम्मिलित जो प्रकोष्ठ है वही क्या कहलाता है, ग्रसनी कहलाता है। तो ग्रसनी जो है ये एक सम्मिलित प्रकोष्ठ है जो पाचन में भी सहायता करता है और श्वसन में भी सहायता करता है। ग्रसनी जो है उसके पास कंठ स्थित होता है। ग्रसनी जो है इसके पास क्या उपस्थित होता है बेटा, कंठ स्थित होता है। कंठ जो है ये ध्वनि उत्पादन में सहायक होता है। जो हम ध्वनि उत्पन्न करते हैं उसमें सहायक होता है, इसलिए इसे ध्वनि पेटिका भी कहा जाता है। ध्वनि पेटिका किसे कहेंगे, ध्वनि पेटिका? जो कंठ है जो ध्वनि उत्पादन में सहायक होता है, इसलिए कंठ जो है उसको ध्वनि पेटिका कहा जाता है। ठीक है बेटा, अब आगे देखिए कि ग्रसनी जो होती है, ग्रसनी के अंतिम छोर पर 2 छिद्र उपस्थित होते हैं। ग्रसनी के अंतिम छोर पर 2 छिद्र उपस्थित होते हैं, जिसमें एक होता है ग्लट और एक होता है ग्लोटिस। ग्लट व ग्लोटिस ये 2 छिद्र होते हैं। जैसे मान लो ये ग्रसनी है अपनी, और इस ग्रसनी के अंतिम सिरे पर 2 छिद्र उपस्थित होते हैं। एक होता है ग्लट और दूसरा क्या होता है, ग्लोटिस। ग्लट जो है ये ग्रास नाल में खुलता है। ग्लट किस में खुलेगा बेटा, ग्रास नाल। ग्रास नाल हमने पाचन तंत्र में पढ़ ली थी। और ग्लोटिस जो है ये खुलता है श्वसन नली में खुलता है। ग्रसनी जो है इसके अंतिम सिरे पर 2 छिद्र उपस्थित होते हैं। ग्लट जो ग्रास नाल में खुलेगा, जो पाचन तंत्र में काम आती है, और ग्लोटिस जो है ये श्वसन नली में खुलता है। और जब हम भोजन निगलते हैं, बेटा ये ध्यान देना ये बात, कि जब हम भोजन निगलते हैं तो उस समय ग्लोटिस जो छिद्र है उस पर जो है एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस जो है ये ग्लोटिस को ढक देता है। ये एक झिल्ली समान संरचना होती है एपिग्लोटिस, जो ग्लोटिस को ढक देती है। कब? जब हम भोजन निगलते हैं, यानी भोजन जो है वो ग्लट से जब ग्रास नाल में जाता है तो उस समय ग्लोटिस जो है इसको एपिग्लोटिस द्वारा ढक दिया जाता है। क्यों ढक दिया जाता है? ताकि भोजन जो है वो ग्रास नाल में जाए, श्वसन नाल में ना जाए।
और यही कारण होता है कि कई बार जब हम भोजन करते समय बोलते हैं तब हमारा कोई भोजन का कण जो है वो श्वसन नली में चला जाता है, जिससे जो है वो खांसी आती है। तो भोजन निगलते समय ग्लोटिस जो है इसको एपिग्लोटिस के द्वारा ढक दिया जाता है, यानी जिसके कारण भोजन श्वसन नली में नहीं जाता है। ठीक है बेटा, तो ये हो गई अपनी ग्रसनी। ग्रसनी क्या है? सम्मिलित प्रकोष्ठ, जो पाचन में भी सहायता करती है और श्वसन जो है उसमें भी सहायता करती है। इसके पास कंठ स्थित होता है जो ध्वनि उत्पादन में सहायक होता है, इसलिए इसे ध्वनि पेटिका कहा जाता है। ठीक है बेटा, ग्रसनी जो है इसके अंतिम सिरे पर 2 छिद्र हैं, ग्लट और ग्लोटिस, और जब भोजन निगला जाता है तो उस समय ग्लोटिस को एपिग्लोटिस द्वारा ढक दिया जाता है ताकि भोजन श्वसन नाल में प्रवेश न करे। तो अपने 2 भाग हो गए बेटा, एक तो नासा द्वार और नासा कक्ष हमने पढ़ा, और दूसरा क्या पढ़ लिया बेटा? ग्रसनी। अब तीसरा भाग लेते हैं हम, वो है श्वसन नली। दो भाग हो गए अपने कंप्लीट मानव के श्वसन तंत्र के। अब तीसरा भाग लेते हैं हम, और तीसरा भाग जो है वो आता है श्वसन नली। श्वसन नली, देखिए बेटा, श्वसन नली कि एपिग्लोटिस जो है, एपिग्लोटिस जो होता है ये एक नलिकाकार सीधी संरचना जो होती है उसमें खुलता है, और वो सीधी नलिकाकार जो संरचना होती है वो क्या कहलाती है? श्वसन नली कहलाती है। कि यहाँ पर जो एपिग्लोटिस और ग्लोटिस हैं, जिसमें एपिग्लोटिस का अंतिम भाग जो है वो एक सीधी नलिकाकार संरचना में खुलता है, जो क्या कहलाती है बेटा? श्वसन नली कहलाती है। ठीक है बेटा, तो श्वसन नली एक सीधी नलिकाकार संरचना होती है, और श्वसन नली जब वक्ष स्थल पर पहुंचती है, कहां पर बेटा? वक्ष स्थल यानी छाती पर पहुंचती है, तो ये 2 भागों में विभक्त हो जाती है। श्वसन नली जब वक्ष स्थल पर पहुंचती है तो वक्ष स्थल पर पहुंचकर ये 2 भागों में विभक्त हो जाती है, और ये जो भाग हैं ये कहलाते हैं श्वसनी। ये भाग क्या कहलाएंगे? श्वसनी कहलाएंगे। देखिए, वक्ष स्थल पर पहुंचकर ये 2 भागों में विभक्त हो जाती है, जिन्हें क्या कहा जाता है? श्वसनी कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो श्वसनी है, ये श्वसनी अब फेफड़ों में प्रवेश करती है। किस में प्रवेश करती है बेटा? फेफड़े जो हैं उनमें प्रवेश करती है, और फेफड़ों में प्रवेश करके ये और पतली पतली शाखाओं में विभक्त हो जाती है। श्वसनी जैसे ही फेफड़ों में प्रवेश करती है और पतली पतली जो शाखाएं हैं उनमें विभक्त हो जाती है, और इन पतली शाखाओं को कहा जाता है श्वसनिकाएं। इन्हें क्या कहा जाता है? श्वसनिकाएं कहा जाता है। कि भाई जैसे श्वसन नली है, जैसे ही वक्ष स्थल पर पहुंचती है 2 भागों में बढ़ जाएगी। उन 2 भागों को हमने नाम दे दिया श्वसनी। श्वसनी अब जैसे ही फेफड़े में जाएगी और पतली पतली शाखाओं में विभक्त हो जाएगी, और वो पतली पतली जो शाखाएं हैं वो क्या कहलाएंगी बेटा? श्वसनिकाएं कहलाती हैं। क्या कहलाएंगी? श्वसनिकाएं कहलाती हैं। ठीक है बेटा, श्वसनिकाएं, श्वसनिकाएं जो होती हैं इनका अंतिम सिरा, श्वसनिकाएं जो हैं इनका अंतिम सिरा एक गुब्बारे नुमा संरचना का बना होता है। देखिए, श्वसनिकाएं जो हैं उनका अंतिम सिरा एक गुब्बारे नुमा संरचना का बना होता है, और ये गुब्बारे नुमा जो संरचनाएं हैं
इन्हें क्या कहा जाता है बेटा? वायु कूपिकाएं कहा जाता है। ये क्या कहलाएंगी बेटा? वायु कूपिकाएं कहलाती हैं। श्वसनिकाओं का अंतिम सिरा जो गुब्बारे नुमा होता है, फूला हुआ होता है, वो फूला हुआ भाग क्या कहलाता है? वायु कूपिकाएं कहलाता है। और वायु कूपिकाएं जो हैं इनमें रक्त वाहिनियों का जाल पाया जाता है। वायु कूपिकाओं में रक्त वाहिनियों का जाल पाया जाता है और इसी कारण वायु कूपिकाएं ही वे स्थल होती हैं जहां पर O2 CO2 का विनिमय होता है। वायु कूपिकाएं ही वे स्थल होती हैं जहां O2 CO2 का विनिमय यानी आदान प्रदान होता है। क्वेश्चन ये आता है कि वायु शरीर की वे संरचनाएं लिखिए या वे भाग लिखिए जहां पर O2 CO2 का विनिमय होता है। गैसों का आदान प्रदान शरीर में कहां होता है? वायु कूपिकाओं में होता है। क्यों? क्योंकि वायु कूपिकाओं में रक्त वाहिनियों का जाल पाया जाता है। अतः O2 CO2 का जो विनिमय है वो कहां पर होता है? वायु कूपिकाओं में ही होता है। ठीक है बेटा। अब जो ये संरचनाएं बनी हैं, जैसे ये दो फेफड़े हैं, ये फेफड़े जो हैं इनका देखो निर्माण कैसे होता है। फेफड़े जो हैं इनके निर्माण में एक तो श्वसनी भाग लेती है, ठीक है, और श्वसनिकाएं जो भाग लेती हैं और वायु कूपिकाएं, वायु कूपिकाएं जो हैं ये मिलकर किसका निर्माण करते हैं? फेफड़े जो हैं उनका निर्माण करते हैं। यानी फेफड़ों का निर्माण किससे होगा? श्वसनिकाएं और वायु कूपिकाओं का जो जाल होता है वही मिलकर क्या बनाते हैं? फेफड़े बनाते हैं। और फेफड़े जो हैं ये वक्ष जो है उसमें स्थित होती हैं। वक्ष कोश जो हमारी छाती जो है इसकी जो गुहा होती है अंदर जो है, उस वक्ष कोश में फेफड़े उपस्थित होती हैं। और इन फेफड़ों के नीचे एक गुंडाकार संरचना उपस्थित होती है जिसे क्या कहा जाता है? डायफ्राम कहा जाता है। जो फेफड़े होते हैं इनके नीचे जो है गुंबदनुमा संरचना होती है और वो गुंबदनुमा जो संरचना है, गुंबदनुमा, और ये गुंबदनुमा जो संरचना है ये डायफ्राम कहलाती है, जो श्वसन की क्रिया में महत्वपूर्ण योगदान देती है। जब श्वसन की क्रिया विधि हम पढ़ेंगे तो उसमें आएगा ये डायफ्राम। ठीक है बेटा। तो जो वायु हमारे फेफड़े हैं ये किन से मिलकर बने हैं? श्वसनिकाएं और वायु कूपिकाओं के जाल से मिलकर बने होते हैं। फेफड़े कहाँ स्थित हैं? वक्ष कोश जो होता है उसमें उपस्थित होते हैं और उसके निचले भाग यानी वक्ष कोश का जो निचला भाग होता है उस पर एक गुंबदनुमा संरचना डायफ्राम उपस्थित होती है जो श्वसन की क्रिया में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। ठीक है बेटा। तो ये हो गया मानव का जो श्वसन तंत्र है। क्या क्या भाग ले रहे हैं मानव के श्वसन तंत्र में बेटा? एक तो नासा द्वार, नासा छिद्र, उसके बाद ग्रसनी आती है, ग्रसनी के पास कंठ उपस्थित होता है, फिर श्वसन नली आती है, फिर श्वसनी आती हैं, फिर श्वसनिकाएं आती हैं और श्वसनिकाओं के अंत में क्या आता है? वायु कूपिकाएं आती हैं जहां पर गैसों का विनिमय होता है। ठीक है बेटा। तो ये हो गया मानव जो है उसमें श्वसन तंत्र। तो आज हमने क्या पढ़ा बेटा? एक तो श्वसन की परिभाषा पढ़ी, श्वसन के प्रकार पढ़े, जीवों में कौन कौन से श्वसन अंग पाए जाते हैं वो हमने पढ़े, और मानव जो है उसका हमने श्वसन तंत्र पढ़ा। ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।